हेलो दोस्तों, आप लोग जैसा कि देख ही रहे होंगे थंबनेल के माध्यम से कि आज हम इतिहास के 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपकी श्रृंखला में लेकर आए हैं। हम कोशिश करेंगे कि 200 से ज़्यादा भी प्रश्न करा दें। आप लोग बने रहिएगा क्लास के अंतिम समय तक। आज के प्रश्न परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। आज वही प्रश्न आपके सामने हम लेकर आए हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने लग गया है। लिखा है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो देखिए, ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहली जो किताब इतिहास की लिखी थी उसका नाम था हिस्टोरिका। उसी किताब से इनका नाम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रूप से इतिहास में लिया जाता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन बच्चों देख रहे हो वो है सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। तो बच्चों, सिंधु सभ्यता की अगर प्रसिद्धि की बात की जाए तो सिंधु सभ्यता की जो सबसे प्रसिद्धि की वजह थी, कारण था, वो उसकी सुव्यवस्थित शहर। सुव्यवस्थित शहर बच्चों कौन से होते हैं? जहाँ पर नालियाँ सही समय पे हों, सड़कें सही समय पे हों, घरों के मुख्य द्वार सड़कों की तरफ खुल रहे हों, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही हों, ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जिसको कहा जाता है सुव्यवस्थित शहर। अगला देखो बच्चों, लिखा है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था। बच्चों, व्यवसाय की अगर बात की जाए तो सिंधु सभ्यता के जो लोगों का व्यवसाय था वो कौन सा था? तो बच्चों, व्यापार करते थे वो लोग। व्यापार के माध्यम से वो लोग अपना जीविकोपार्जन किया करते थे। उसके साथ खेती किसानी ये सब सारी चीज़ें भी करते थे। उसके साथ अगला क्वेश्चन है कि सिंधु वासियों का जो मुख्य व्यवसाय यानी जो था फसल थी, जो मुख्य फसल थी वो कौन सी थी? बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पेपर में बहुत बार आया है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो सबसे महत्वपूर्ण तरीके से जो फसलें करते थे कौन सी थी? तो बच्चों, मैंने लिखा है कि जौ और गेहूँ की फसलें वो लोग बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से किया करते थे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारी दी है वो हमें सबसे पहले किसने दी है? तो भैया, चार्ल्स मैसान इसमें लिखा हुआ है। आपको मैं इसकी पूरी डिटेल बता देता हूँ कि चार्ल्स मैसान नाम के एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक अंग्रेज़ विजिटर थे, घूमने आए थे भारत। उन्होंने हड़प्पा के कुछ अवशेष देखे और जब उन्होंने अवशेष देखे तो उनके बारे में बताया कि देखो अवशेष मिले हैं, इसका मतलब इसका संबंध किसी ऐतिहासिकता से है। लोगों ने उनकी बात पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया और उस पर हम लोग ज़्यादा काम नहीं कर पाए। तो इसलिए उस समय यानी 1825 में सिंधु सभ्यता के विषय में ज़्यादा खोजबीन नहीं हो पाई। इसलिए चार्ल्स मैसान वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले जानकारी तो दी लेकिन ज़्यादा कुछ काम नहीं हो पाया। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी कौन थे? देखो भैया, उस समय अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ों के शासन में उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे। लॉर्ड कर्जन किसी ऐसे व्यक्ति को ही प्रभारी बनाएंगे, जिम्मेदारी सौंपेंगे जो अंग्रेज़ होगा। तो अंग्रेज़ जो व्यक्ति थे वो सर जॉन मार्शल थे। देखिए, एक बात हम आपको बता दें, आप लोगों को ज़्यादा डाउट रहता है वो ये रहता है कि सर राखलदास बनर्जी और क्या बोलते हैं उनका नाम था, आर डी बनर्जी हो गए और आपके दूसरे एक और व्यक्ति थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो वो व्यक्ति कौन थे? तो आपको बता दें कि हाँ, दयाराम साहनी। तो वो व्यक्ति कौन थे? तो देखो, चाहे वो दयाराम साहनी की बात की जाए, चाहे राखलदास बनर्जी की बात की जाए, वो लोग सर जॉन मार्शल के नीचे काम करते थे। यानी ये आदेश देते थे और ये उसको जो है फॉलो करते थे। आगे देखो, हड़प्पा सभ्यता की जो सभ्यता थी वो कैसी थी बेटा? कांस्य युग की मतलब ये होता है कि उस समय के जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा मात्रा में जिस धातु का प्रयोग करते थे वो कौन सी धातु थी? कांस्य की, यानी कांसा धातु प्रयोग करते थे। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो लिपि कौन सी थी? अगर हम लिपि की बात करें तो भाव चित्रात्मक। कई बच्चे जानते नहीं हैं भाव चित्रात्मक क्या होता है, तो हम बता दें। वर्तमान में जो हम लोग इमोजीज़ प्रयोग करते हैं, इमोजीज़ के हर इमोजी के कुछ ना कुछ मतलब होते हैं। ऐसे मतलब वाली जो इमोजीज़ होती हैं उन्हीं इमोजीज़ को उस समय की भाषा में भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता था। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उसको आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि इंपॉर्टेंट है। पेपर में आ जाती है कि लिपि कैसी थी तो आप बता दोगे भाव चित्रात्मक थी। अगला क्वेश्चन है मिस्र के राजा को क्या कहते थे? देखो, हड़प्पा सभ्यता की जो समकालीन सभ्यता थी वो मिस्र की सभ्यता भी थी। तो पेपर में आता है कि मिस्र सभ्यता के जो राजा थे उस समय वहाँ के राजा को क्या बोलते थे? तो याद रखना बच्चों, फराओ कहते थे। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी कहाँ से कहाँ? दाएं से बाएं। देखो, आज हम लोग देखते होंगे कि देवनागरी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं, और जो उर्दू भाषा होती है जिसकी लिपि फ़ारसी है वो कहाँ से लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं। तो फ़ारसी लिपि का जो जन्म हुआ है वो कौन सी लिपि से हुआ है? तो आपको याद रखना खरोष्टी लिपि से। तो खरोष्टी लिपि उस समय कहाँ से कहाँ लिखी जाती थी बच्चों? दाएं से बाएं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि स्वास्तिक चिन्ह देन है किसका? देखो, सिंधु सभ्यता की जब खुदाई हुई थी तो उसमें स्वास्तिक चिन्ह मिला था। तो स्वास्तिक चिन्ह, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ तुम्हें कि स्वास्तिक चिन्ह हमें सबसे पहले कहाँ से मिला है? तो याद रखना सिंधु सभ्यता से मिला है। लिखा कि आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? बच्चों, आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। अगर सीखने की बात आए तो आदि मानव द्वारा सीखी गई सबसे जल्दी जो चीज़ थी वो कौन सी थी? आग जलाना थी। आग का आविष्कार कब हुआ? देखो बच्चों, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है।
पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ज़्यादातर बच्चे ये जानते हैं कि आग का जो आविष्कार है वो मध्यपाषाण काल में हुआ है, लेकिन हम आपको बता दें आग के विषय में जब जानते थे जो लोग वो पुरापाषाण काल से ही जानते थे, यानी आग पुरापाषाण काल में ही लोगों ने देखी थी, लेकिन उसका प्रयोग नहीं जानते थे, इसलिए उसको मध्यपाषाण काल भी कह देते हैं। सबसे पहले पालतू जानवर कौन था? देखो, लोगों ने सबसे पहले जो जानवर पाला था बच्चों वो कुत्ता था, ये बात तो आप लोग को पता ही होगी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक काल की। ये टाइम पीरियड के आधार पर कहा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता कैसी थी? आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल का पार्ट थी। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थित कहाँ पर है? बच्चों, हड़प्पा शहर जो है वर्तमान में रावी नदी किनारे, ये रावी नदी वही है जो लाहौर जिसके किनारे बसा हुआ है, तो हड़प्पा सभ्यता वहीं पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो कौन था? लोथल। बच्चों, लोथल आज वर्तमान में कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, याद रखिएगा। ये गुजरात इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि लोथल गुजरात का ही हिस्सा था और सिंधु सभ्यता का ये बंदरगाह था, है ना। तो उस समय इसको गोदीवाड़ा भी कहा जाता था, मतलब बंदरगाह को उस समय गोदीवाड़ा कहते थे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के जो लोग थे वो अपरिचित थे। अपरिचित मतलब होता है कि वो लोग नहीं जानते थे, किसके बारे में नहीं जानते थे बच्चों? लोहा। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जो वैदिक सभ्यता के जो लोग थे भारत में, जो आर्य आए थे, उन्होंने भारत में सबसे पहले लोहे से परिचित कराया, लोहा धातु से उन्हीं ने कोई भी कार्य करना शुरू किया, इसलिए वो लोग लोहे से अपरिचित थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन में जो रंग पोता जाता था या उसमें जो लगाया जाता था, या वो बर्तन जिस रंग के होते थे, वो रंग कौन सा था बच्चों? लाल रंग था। इसलिए उसको बता दें हम आपको कि पेपर में ये भी आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में पाए गए मृद भांड, मृद माने होता है मिट्टी और भांड माने बर्तन, तो मिट्टी के जो बर्तन पाए गए वो किस रंग के हैं बच्चों? लाल रंग के। चावल के साक्ष्य मिलते हैं, चावल के साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं? लोथल से और रंगपुर से। बेटा याद रखिएगा कि चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? लोथल से और रंगपुर से। आगे देखो, सिंधु सभ्यता की जो मान्यता का काल है बच्चों, सिंधु सभ्यता का जो टाइम पीरियड पूछा जाता है वो 2500 से लगा करके 1750। देखो, बताने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चूंकि ये फास्ट रिवीजन बता रहा हूँ इसलिए बहुत सारी बातों से ना बता के सीधे मुद्दे पर बात कर रहा हूँ कि सिंधु सभ्यता की जो मान्यता का प्राप्त काल है वो कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? जैसे बताया था अभी हड़प्पा कहाँ पर है, तो मैंने कहा था रावी नदी किनारे। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? ये पाकिस्तान का एक जिला है लरकाना। कौन सा? लरकाना, वहाँ पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? देखो आ गया ना क्वेश्चन वही पे कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी? राखलदास बनर्जी। अगर ये पूछा जाए हड़प्पा की खोज किसने करी थी तो उत्तर बदल जाएगा, वहाँ पर उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? 1922 में। नर्तकी यानी कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो। बहुत महत्वपूर्ण, मैंने पहले ही थंबनेल में देखो लिख दिया था कि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इनका कोई तोड़ नहीं है, ये आपको करने ही करने हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी बच्चों? मोहनजोदड़ो थी। कौन सी थी? मोहनजोदड़ो। और ये कैसी इमारत थी बच्चों? ये एक अन्नागार थी। अन्नागार मतलब यहाँ पर अन्न का भंडार करते थे। मोहनजोदड़ो के प्रमुख स्मारक कौन से हैं बच्चों? गृह स्नाकर। अगर सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहें तो ये अन्नागार, ये कहाँ का है? मोहनजोदड़ो। लेकिन मोहनजोदड़ो की जो सबसे प्रमुख स्मारक जो है जिसको याद के तौर पर वहाँ पे रखा गया है उसका नाम है एक स्नानागार। आपको मालूम होगा वहाँ पे एक स्विमिंग पूल मिला था, उसी को बृहत स्नानागार बोलते हैं। मेसोपोटामिया के अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि। हड़प्पा की खुदाई हुई थी किसके नेतृत्व में? दयाराम साहनी। कब हुई थी? 1921। बेटा सबसे पहला खोजा गया शहर भी कौन सा था? हड़प्पा था। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। देखो एक और बात बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो मातृ सत्तात्मक सत्ता थी, ये बात बहुत भी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। अब हम धीरे धीरे वैदिक सभ्यता की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि पहला क्वेश्चन आ गया है पुराणों की संख्या कितनी है। बच्चों पुराणों की संख्या की बात की जाए तो ये 18 है। पुराणों की रचना कब हुई थी बच्चों? गुप्त काल में। गुप्त काल में पुराणों की रचना हुई थी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। पुराणों के जो रचयिता हैं वो कौन से ऋषि को कहा जाता है? एक ऋषि हैं लोमहर्ष और एक है उग्रश्रवा। तो याद रखना, लोमहर्ष हो या उग्रश्रवा हो, ये पुराणों के रचयिता कहे जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वेदों एवं वेदांगों की जो संख्या है। देखो वेदों की संख्या कितनी बच्चों है? 4। आपको मालूम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और उसके बाद वेदांगों की संख्या जो है वो कितनी है बच्चों? 6 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। पुराणों का अध्ययन करने वाले जो प्रथम मुसलमान थे उनका नाम था अलबरूनी। आपको मालूम होगा ये अलबरूनी कौन थे? ये मोहम्मद महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकार थे। उन्हीं ने पुराणों का क्या किया था? अध्ययन किया था। उपनिषद का विषय क्या होता है? उपनिषद मतलब होता है दर्शन, दर्शन मतलब फिलोसफी। ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध का ऐसे बच्चों कर्मकांड से है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में सूक्तियों की संख्या कितनी है? 1028। गद्य एवं पद्य वाला वेद, यानी ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य में भी है और पद्य में भी है? तो उसका नाम है यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। बेटा हर एक वेद के एक ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, तो शतपथ ब्राह्मण किसका है? यजुर्वेद का। तंत्र मंत्र संग्रहित हैं अथर्ववेद में।
यानी जादू, टोना, टोटका, वशीकरण, ये सारी चीज़ें जिसमें मिलती हैं उसका नाम क्या है? अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का बेटा जनक जो है वो कौन सा है? सामवेद है। गायत्री मंत्र कहाँ पर किससे लिया गया है? ऋग्वेद। बात बेटा, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। 10 मंडल में जो तीसरा मंडल है वो किसके लिए है? गायत्री मंत्र के लिए। और गायत्री मंत्र का संबंध कैसे है? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र का जो रचनाकार थे वो कौन थे? मुनि विश्वामित्र थे। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र समर्पित है, गायत्री मंत्र समर्पित है सावित्री यानी सूर्य देवता से। गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से मिलता है बच्चों? अलवार संतों द्वारा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है कि ये कोई शब्द लिखा हुआ है जो इसमें समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इस पर अभी बात नहीं कर पाऊँगा। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। मतलब ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जिस नदी का नाम लिया गया उसका नाम क्या है बच्चों? सिंधु नदी। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? देखो अगर प्रमुख नदी कहे तो सिंधु है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा पवित्र नदी की बात की जाए तो वो कौन सी है? सरस्वती नदी। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन से हैं? इंद्र। कौन से बच्चों? इंद्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, पुरंदर किसे कहा गया? देखो अगर ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद में पुरंदर किसे कहा जाता है? पुरंदर किसको कहा जाता है? ये पुरंदर इंद्र को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है ऋग्वेद में कहाँ पर था? हाँ, पुरंदर किसे कहा जाता है बच्चों? इंद्र को। अगला देखो ऋग्वेद में सबसे बाद में जो निर्मित मंडल है उसका नाम क्या है बच्चों? 10वां मंडल है। ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल कौन सा है? नवा। बच्चों ये सोम रस की बात नहीं कर रहा है, ये सोम देवता की बात कर रहा है। सोम रस क्या होता है? वो शराब मदिरा को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है सोम देवता की। तो वो किस मंडल में संबंधित है? वो नवी मंडल में। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। प्राचीन हिंदी विधि के लेखक हैं मनुस्मृति। ग्रंथों में सबसे प्राचीन जो ग्रंथ उसका नाम है मनुस्मृति। पुस्तक मिताक्षरा के जो लेखक हैं उनका नाम है विज्ञानेश्वर। महाभारत का अन्य नाम क्या है बच्चों? जय संहिता। महाभारत का फारसी में अनुवाद जो किया था वो उसका नाम क्या था? रज्मनामा। महाभारत की रचना किसने करी थी? महर्षि वेद व्यास ने। किसने करी थी? महर्षि वेद व्यास ने। आर्यों का भारत आगमन कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य सबसे पहले आकर कहाँ पर बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान के बीच में। ऋग्वैदिक आर्यों की जो भाषा थी वो कौन सी थी बच्चों? संस्कृत। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। शून्यवाद का प्रतिपादक बहुत आता है पेपर में ये क्वेश्चन कि शून्यवाद का प्रतिपादक कौन था? नागार्जुन थे। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? लुम्बिनी नेपाल पड़ता है। और उनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध जी की जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। कब हुई थी? 483 में। बुद्ध जी की मृत्यु की घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। बहुत आता है क्वेश्चन पेपर में ये। मैंने कहा ना कि बार बार बताने की ये बात नहीं है, मैं बता ही वही क्वेश्चन रहा हूँ, पढ़ाई वही क्वेश्चन रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वही पेपर में आते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? बच्चों बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। क्योंकि जब महात्मा बुद्ध जी जब अपने घर को छोड़कर जब बाहर निकले थे, ज्ञान की प्राप्ति की खोज के लिए निकले थे, तो उनकी सबसे पहली मुलाकात जिस संत से हुई थी उनका नाम था अलार कलाम, तो इसलिए उनका नाम प्रथम गुरु के नाम पर लिया जाता है। बुद्ध जी के द्वारा जो घर से छोड़ने की घटना है उसको महाविनिष्क्रमण किया कहा जाता है बच्चों, और उनकी मृत्यु घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं, याद रखिएगा। बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन है, जब बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हो गया था तो उन्होंने सबसे पहला जो प्रवचन दिया उसको कहा जाता है महाधर्मचक्र परिवर्तन। बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश किसको दिया था बच्चों? कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने उपदेश दिया था किस भाषा में? पाली। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। जब भी कोई व्यक्ति बुद्ध धर्म को अपनाता है तो 3 वाक्य बोलता है, आप लोगों को पता होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। उसी संबंधित ये त्रिरत्न कहे जाते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। इसकी लंबी कहानी है, लेकिन आप लोग अभी फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो महाप्रजापति जो गौतमी है, ये महात्मा बुद्ध जी की सौतेली माता भी थी और मौसी भी थी। यही वो महिला हैं जो सबसे पहले बौद्ध धर्म को स्वीकार करती हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी बच्चों? किसके समय पर हुई थी? अजातशत्रु के समय पर हुई थी, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? पिटक। पिटक कितने बेटो? तीन पिटक हैं, आपको पता होगा, विनय पिटक, सुत्त पिटक, विदम पिटक। बौद्ध धर्म का सबसे जो पूजा स्थल होता है उसको क्या बोलते हैं? चैत्य मंडप। बुद्ध चरित्र जो महात्मा बुद्ध से संबंधित किताब है उसके लेखक कौन है? अश्वघोष। आजीवक पंथ का जो प्रवर्तक है उनका नाम है मक्खली पुत्र गोसाल।
हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईसा पूर्व से हुई है। सिख वाद का जो प्रवर्तन है वो 1500 ईसा पूर्व से माना जाता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब हैं। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी मक्का में हुआ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में मिलता है। बेटा याद रखिएगा, ये जैन धर्म से क्वेश्चन संबंधित है। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन था? ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख किसमें मिलता है? कल्पसूत्र। पेपर में कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, कल्पसूत्र किताब का संबंध काय से है? तो याद रखना जैन धर्म से। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ है। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ है वो वैशाली कुंडलपुर में हुआ है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई है 468 ईसा पूर्व में। महावीर जी की मृत्यु पावापुरी में हुई है। महावीर किस राजघराने से संबंधित थे? याद रखना क्षत्रिय थे वो। महावीर जी का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली। महावीर जी और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए थे बिंबिसार के काल में। जैन धर्म के दो संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर थे। जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या था बच्चों? मोक्ष प्राप्त करना। प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। और दूसरी जन सभा 512 ईसा पूर्व में वल्लभी में हुई थी, गुजरात में। जैसे बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं वैसे जैन संगीतियाँ भी हुई हैं, ये भी आपको याद रखना है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है 2 ही संगीतियाँ हैं जैनों की, प्रथम और दूसरी। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? बच्चों जैन साहित्य को कहते हैं आगम। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? 4 ईसा पूर्व में। एक जगह पड़ती है बेतलेहम करके, वहाँ पर हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में। मगध की राजधानी क्या थी बच्चों? राजगृह यानी गिरिब्रज। 16 महाशय द्रुपदों की सूची हमें कहाँ मिलती है? अंगुत्तर निकाय में। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने? जिसको आज बोलते हैं पटना, इसकी स्थापना किसने करी थी? उदयन ने। पाटलिपुत्र बसाया किसने था? कहाँ पर बसाया था? गंगा और सोन नदी के संगम पर एक नगर बसाया था उदयन ने, उसका नाम रखा था पाटलिपुत्र। वर्तमान में उसका नाम क्या है? पटना। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ कि ये लिखा कि अभिन्न धात के रूप से प्रसिद्ध था कौन? बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। अवंती की जो राजधानी थी वो बच्चों कौन थी? उज्जैन। नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? ईरान ने। आपने नाम जरूर सुना होगा डेमेट्रियस वगैरह लोगों का, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। साइरस, याद हो शायद आपको। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक कौन था? सिकंदर एवं पोरस के बीच एक युद्ध हुआ था, उसका नाम है हाइडेस्पीच। इसी को बच्चों वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइडेस्पीच का जो युद्ध है वो झेलम नदी किनारे हुआ था। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन नामक स्थान में। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये सुदर्शन झील गिरनार पर्वत पर थी, शायद आपको मालूम हो। चंद्रगुप्त अनुयायी था किस धर्म का? जैन धर्म का। हालांकि उसने बाद में लास्ट में माना था उसको, लेकिन मानता था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री का नाम क्या था? चाणक्य। हालांकि चाणक्य की मदद से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी संभाली थी। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को। चाणक्य का अर्थशास्त्र किस पर आधारित है बच्चों? प्रशासन पर आधारित है। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला पहला यूनानी कौन था? मेगास्थनीज। यूनान से आया था मेगास्थनीज, शायद पता हो आपको। इंडिका उसी की रचना है, किसने करी थी? मेगास्थनीज ने। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व में। मौर्य की मृत्यु हुई कहाँ पर हुई थी? श्रवणबेलगोला, ये कर्नाटक में पड़ता है बच्चों, याद रखिएगा। शिलालेख का प्रचलन शुरू किया था अशोक ने। यानी शिला का मतलब होता है पत्थर पर अपने अवशेषों या अपने द्वारा किए गए कार्यों को लिखना, शिलालेख कहलाता है। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद। धम्म का मतलब होता है धर्म। अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध का समय क्या था? 261 ईसा पूर्व। बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था किसको? अपने पुत्र को, यानी जिसका नाम था महेंद्र, अपनी पुत्री जिसका नाम था संघमित्रा। अगला क्वेश्चन देखो, अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ है वो कब हुआ है? 269 ईसा पूर्व में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है बच्चों? 7वां। अशोक का नाम उल्लेखित है कौन से अभिलेखों में? एक तो मास्की में और दूसरा गुर्जरा में। अशोक को मगध का सम्राट बताया गया है। एक बच्चों भाद्रू करके एक अभिलेख है, उसमें कलिंग विजय का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किसने करी थी? अशोक ने।
राज तरंगिणी का लेखक कौन है? कल्लड़। अशोक के शिलालेखों की खोज एक टी पैंथलर करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1750 में करी थी। अशोक की शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेप ने। उसका पढ़ा था 1837 में। अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 232 ईसा पूर्व में, बेटा याद रखिएगा। हरिसेन का इलाहाबाद अभिलेख जानकारी देता है, किसके बारे में देता है बेटा? समुद्रगुप्त के बारे में। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। शुंग वंश की जो नींव है, ये गलत लिखा है, शुंग वंश की जो नींव है किसने डाली है? पुष्पमित्र शुंग। संस्थापक पूछते तब भी वही बताओगे आप। लिखा कि बरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया था? पुष्पमित्र शुंग ने। भारतीयों में आने वाला प्रथम यवन शासक कौन था बच्चों? डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस प्रथम को किसने पराजित किया था? पुष्पमित्र शुंग ने। पुष्पमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, कितने? 2। याद रखना, पुष्पमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। सातवाहन वंश की स्थापना किसने करी थी? सिमुक ने। 10 राज्य युद्ध लड़ा किसके किनारे? रावी नदी के किनारे। इसको 10 राज्य युद्ध भी कहते हैं, बेटा याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी करे थे? हिंद यूनानियों ने। इन्हीं को इंडो ग्रीक भी कहा जाता है। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे बच्चों? कुषाणों ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई थी किस समय? गुप्त काल में। शीर्ष के सिक्के, शीशे के लिखा बेटा गलत हो गया है, शीशे के सिक्के चलवाए थे सातवाहनों ने। चांदी का सिक्का सबसे पहले किसने चलवाया है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। रुपए नाम का जो सिक्का भारत में सबसे पहली बार चला है शेरशाह सूरी ने, ये भी चांदी का था। आना सिक्का, आना सुना होगा, 2 आना 4 आना, ये चलवाए थे शाहजहां ने। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कटफिशस। बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा कहाँ किसके समय बनाई गई थी? कुषाण काल में। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था बच्चों? कनिष्क। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। कनिष्क की सबसे पहली राजधानी कौन थी? पुरुषपुर। कनिष्क की दूसरी राजधानी कौन सी थी? मथुरा। शक संवत चलाया था कनिष्क ने 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी है बेटा याद रखिएगा। ईस्वी और ईसा पूर्व दोनों आपको मालूम होगा शायद कि, यानी 0 से इधर चलते हैं तो वो ईसा पूर्व होता है और 0 से आगे चलते हैं तो ईस्वी होता है। मूर्तियों का निर्माण हुआ था कुषाण काल में। मंदिर का निर्माण हुआ था गुप्त काल में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था बच्चों? श्रीगुप्त। मंदिर की विमान शैली का प्रचलन चोल शासन में किया गया था। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था गुप्त काल में। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत। सिल्क मार्ग का निर्माण कराया था कनिष्क ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। गुप्त वंश की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वायु प्रमाण से, बेटा याद रखिएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है समुद्रगुप्त को। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? अश्वघोष को। उसके बाद ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? नादिर शाह को। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। चीनी यात्री फायान भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी बनाई थी किसको? उज्जैन को। विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 58 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। गुप्त कालीन चांदी का सिक्का जिसका नाम था बच्चों रूपक। गुप्त कालीन सोने का सिक्का उसका नाम था दीनार। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने गिरा दिया था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के बारे में आप जानते हो कि मोहम्मद गोरी का सेनापति था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करी थी। महरौली में स्थित लोहे का जो स्तंभ था वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। बच्चों ये गंगई कौंड किसको कहा जाता है? राजेंद्र प्रथम। ये दक्षिण भारत के राजा थे। गुप्त काल की राजकीय भाषा कौन सी थी? संस्कृत। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पुष्पभूति। और पुष्पभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्पभूति खुद। हर्षवर्धन ने राजधानी थानेश्वर स्थापित की थी कन्नौज में। भूमि देने की सामंती प्रथा की शुरुआत हर्षवर्धन ने करी थी। वेनसॉन्ग भारत आया था हर्षवर्धन के समय में। वेनसॉन्ग द्वारा रचित पुस्तक सी युकी की जो है वेनसॉन्ग ने रचना करी थी। यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है? वेनसॉन्ग को। नीति का पंडित एवं शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? वेनसॉन्ग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था बच्चों? बाणभट्ट था, याद रखना। हर्षवर्धन का भू राजस्व 1/6 था, मतलब 6 भागों में 1 भाग वो टैक्स के रूप में लेता था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था कहाँ पर? नर्मदा नदी के किनारे। हर्षवर्धन ने 5 वर्ष से धार्मिक सम्मेलन हर्षवर्धन हर 5 वर्ष में धार्मिक सम्मेलन कहाँ पर करता था बच्चों? प्रयागराज में। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मैंने 200 कराने को कहे थे, 217 हो गए। मैं कोशिश करूँगा कि पूरी इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बच्चों उनको ऐसे ही मैं करा डालूँगा। और जब मैं ऐसे कराऊंगा तो आप लोग सच में काफ़ी ज़्यादा तैयार कर लोगे।
ये जो पूरी की पूरी PDF है, मैं इसको अपने कोचिंग का जो अपना ग्रुप चलता है मैं उस पर डाल दूंगा। जो बच्चे जुड़े हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। और ज़्यादा सही से क्या होता है ना कि कई बार कहते हैं कि सुनने से जल्दी याद हो जाता है, तो आप लोग कोशिश करिए कि सुना करिए। जो चीज़ सुन लोगे तो हो सकता है उसको जो है एक बार आप लोग बढ़िया तरीके से याद कर सकते हो। तो चलिए आज क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम अगली बार कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आएँ, तो कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या करा सकूँ, आपको रिवीजन करा सकूँ। देखिएगा, आप लोग ऑनलाइन क्लास लेते हो वहाँ पर 30 क्वेश्चन कराए जाते हैं, उसमें टाइम लेते हैं कम से कम 2 घंटे या 1 घंटा। लेकिन यहाँ पर हम चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएँ, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए, और शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने से आप लोग हो सकता है कि किसी और व्यक्ति का लाभ कर सको, तो शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपका कमेंट हमको हमारा मोटिवेशन बढ़ाएगा और हम और अच्छी क्लास आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, यहाँ तक रहने के लिए, और कमेंट जरूर कर दीजिएगा जिससे मुझे आपके अच्छे से अच्छे